हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेजपुर में। आज के वीडियो में हम समाजवाद एवं साम्यवाद के कुछ वन लाइनर पॉइंट को देखेंगे जो आपको क्वेश्चन डील करने में, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, उन सभी में आपको ये बहुत ही मदद आएगा। तो देखिए, यहाँ पर एक पहला पॉइंट है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है। ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था, तो आप क्या बोलोगे? समाजवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसके अंतर्गत उत्पादन के सभी साधनों, कारखानों तथा विपणन में सरकार का एकाधिकार हो, और ऐसी व्यवस्था में उत्पादन निजी लाभ के लिए ना होकर सारे समाज के लिए होता है। देखिए, अर्थव्यवस्था का कितना कैटेगरी है? 3 कैटेगरी है। ये मैंने आपको पहले कई बार बताया है। अर्थव्यवस्था का कितना प्रकार? 3 प्रकार। पहला कौन सा हो गया? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, है ना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और हमारा दूसरा कौन सा हो गया? समाजवादी अर्थव्यवस्था। और हमारा तीसरा कौन सा हो गया? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों का जो मालिकाना हक होता है वह एक्चुअल में निजी व्यक्तियों या कंपनियों के पास होता है। और समाजवादी अर्थव्यवस्था में मूल किसे माना जाता है? तो वो समाज को माना जाता है। इसी को ध्यान में रखकर काम किया जाता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों के पास होता है, प्राइवेट कंपनियों के पास भी और सरकार के पास भी। ठीक है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण हमारा प्यारा देश भारत है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए आगे क्या, अगला क्या पॉइंट है? समाजवादी भावना का उदय मूलतः कब हुआ था? 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ था। देखिए, यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुई थी? तो आप क्या बोलोगे? ब्रिटेन में हुआ था। ये प्रश्न आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, ब्रिटेन में। और इन्हीं से दूसरा प्रश्न पूछा जाता है, इन्हीं से संबंधित, कि औद्योगिक क्रांति के दौर में ब्रिटेन का प्रतिद्वंदी कौन था, यानी कौन इनको टक्कर दे रहा था? तो वो जर्मनी था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। पहला प्रश्न क्या हो गया? औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ होती है? ब्रिटेन में। और औद्योगिक क्रांति की दौर में ब्रिटेन का प्रतिद्वंदी कौन था? तो वो जर्मनी था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आर्थिक दृष्टि से समाज का विभाजन कितने वर्गों में किया गया है? 2 वर्गों में किया गया है। पहला हो गया पूंजीपति वर्ग और दूसरा हो गया श्रमिक वर्ग। याद रखना है किस दृष्टिकोण से यहाँ पे बताया, पूछा जा रहा है, आर्थिक दृष्टि से। ठीक है, चलिए आगे हमारा कार्ल मार्क्स जी, तो इनके बारे में ये इनसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि कार्ल मार्क्स की जीवनी को लिखें या कार्ल मार्क्स की चर्चा करें। तो देखिए, कार्ल मार्क्स का जन्म कब होता है? तो इनका जन्म होता है 5 मई 1818 ईस्वी को। कहाँ होता है? जर्मनी में। और जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में होता है। ठीक है, और याद रखना है किस परिवार में होता है? यहूदी नगर में होता है, सॉरी, यहूदी परिवार में होता है। तो कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी में राइन प्रांत के ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। ये डीप से अगर प्रश्न पूछा जाएगा तब ऐसा प्रश्न बनता है, नहीं तो यहाँ से एक ही प्रश्न पूछा जाएगा कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। ठीक है, कार्ल मार्क्स के पिता हेनरिक मार्क्स एक प्रसिद्ध वकील थे, जिन्होंने बाद में चलकर, यानी बाद में इन्होंने क्या किया? ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया था। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम। तो 1843 ईस्वी में कार्ल मार्क्स ने अपने बचपन का मित्र, इनके बचपन के मित्र का क्या नाम था? जेनी। इन्हीं से इन्होंने शादी किया था। याद रह हो जाएगा आपको। 1843 ईस्वी में इसने अपने बचपन के मित्र जेनी से विवाह किया था। कार्ल मार्क्स की मुलाकात किनसे हुई? पेरिस में 1844 ईस्वी में फ्रेडरिक एंगल से हुई, जिससे जीवन भर उसकी गहरी मित्रता बनी रही। अब यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि कार्ल मार्क्स का जीवन भर का साथी या जीवन भर कौन साथ रहा था? तो ये कौन रहा था? फ्रेडरिक एंगल्स रहा था। याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। चलिए हम अगले पॉइंट को देखते हैं। उनके बाद है कि कार्ल मार्क्स ने एंगल्स के साथ मिलकर, यानी फ्रेडरिक एंगल्स के साथ मिलकर 1848 ईस्वी में एक साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया था, और जिसे क्या कहा गया है?
आधुनिक समाजवाद का जनक कहा गया? किसको? साम्यवादी घोषणा पत्र को। ठीक है, याद रखना है कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की, जिसे क्या कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। याद रखना है, यहाँ से दो प्रश्न आप बन रहा है हमारा। पहला, दास कैपिटल की रचना किसने की थी? तो दास कैपिटल की रचना किसने किया? तो दास कैपिटल की रचना किया कार्ल मार्क्स ने। दूसरा प्रश्न क्या बनेगा? समाजवादियों का बाइबल किस किताब को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दास कैपिटल को। क्या समझ में आ रहा है? समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो कार्ल मार्क्स के कुछ सिद्धांत भी थे। इन्होंने किस सिद्धांत पर, इनका जो सिद्धांत था वो क्या था? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया था, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया था, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या इन्होंने की थी, राजहीन व वर्गहीन समाज की स्थापना की थी, मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया था। किसने? कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, चलिए इनके बाद कार्ल मार्क्स के अनुसार इन्होंने कितने प्रकार की 6 ऐतिहासिक इन्होंने चरण भी बताया था कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, ये इनके अनुसार है। तो वो कौन सब था? तो पहला क्या था? इन्होंने बताया कि पहला आदिम साम्यवादी युग इन्होंने जो बांटा था, और दूसरा था दास्ता का युग। बिल्कुल एक समय जो हमारे आदि मानव थे उनको इन्होंने एक युग मान लिया है। दूसरा दास्ता हो गया। तीसरा जो सामंती व्यवस्था चला था, फिर उनके बाद पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रचार हुआ, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को एक कंपटीशन किसने दिया था? समाजवादी अर्थव्यवस्था ने। और फिर कम्युनिज्म, इनका कहना है कि कम्युनिज्म भी आने वाले समय में इनका पूरा विस्तार होगा। ठीक है, तो याद रखना है ये सभी जो थे, ये सभी किनके बारे में था? कार्ल मार्क्स के बारे में था। अगर आप चाहो तो कार्ल मार्क्स के बारे में अगर प्रश्न दीर्घ उत्तरीय में पूछा जाएगा, अगर आप इतना लिख दोगे तो 100% आपको अंक मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। मैं चाहता हूं कि आपका कम से कम समय में, ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो, ताकि आपका समय भी बचे, क्योंकि अभी आप मैट्रिक एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए टाइम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए आगे है 1864 ईस्वी में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई थी। तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब की गई थी? 1864 ईस्वी में। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो याद रखना है कार्ल मार्क्स को ही दिया जाता है। फिर 14 जुलाई 1889 ईस्वी को पेरिस में एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें 20 देशों के 400 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, और इसे द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनसे प्रश्न तो नहीं बनेगा। चलिए उनके बाद है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति सही मायने में कब हुआ था? नवंबर 1917 ईस्वी में संपन्न हुआ था। ये प्रश्न पूछा जाता है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917 ईस्वी में हुई थी। अच्छा, 1917 ईस्वी की बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था, इनके तो कुछ कारण रहे होंगे। तो इनके क्या कारण थे? इनको हम देख लेते हैं। पहला कारण था कि वहाँ का जो शासक था, यानी जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन व्यवस्था। दूसरा क्या हो जाएगा? कृषकों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। तीसरा, मजदूरों की दयनीय स्थिति थी। औद्योगिकरण का अभाव था। रूसीकरण की नीति, विदेशी घटनाओं का प्रभाव पड़ा था। रूस में मार्क्सवाद का प्रभाव था। इनके साथ ही आप क्या बोलोगे? तत्कालीन प्रभाव क्या था? प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय थी। इनके बारे में भी मैंने आपको सब डिटेल से चर्चा कर दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में हिस्ट्री 2023 नाम से प्लेलिस्ट एक मिलेगा, चैनल पर जाइएगा तो उसमें आप वीडियो क्लिक कीजिए, या फिर इनसे पहले देखिए हिस्ट्री क्लास 10 नाम से प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें भी आपको ये सभी वीडियो मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो क्या होता है? रूस का सम्राट। इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है, रूस का सम्राट, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा जाता है, तो इनको आप ध्यान में रखिएगा। कृषकों की स्थिति दयनीय, इनके बारे में मैंने बताया था। मजदूरों की स्थिति बहुत ही हालत ख़राब थी, इनसे 18-18 घंटे काम करवाया जाता था। इनके बाद कोई साप्ताहिक छुट्टी नहीं होती थी, मजदूरों को कोई मुआवजा नहीं दिया जाता था। औद्योगिकरण तो वहाँ पे था ही नहीं। रूसीकरण की नीति क्या थी? रूस का सम्राट यह चाहता था कि जितने भी प्रॉपर सोवियत संघ रूस में देश आते हैं, जितने भी लोग हैं वो सभी एक ही भाषा को बोले, एक ही धर्म को माने। तो इसी सब वजह से वहाँ पर अलगाव की नीति उत्पन्न हो गई थी। विदेशी घटनाओं का प्रभाव पड़ा था। विदेशी घटनाएं जैसे छोटे से देश
जापान से रूस की पराजय हो गई थी। रूस में मार्क्सवाद का प्रभाव बढ़ता जा रहा था और प्रथम विश्व युद्ध में भी रूस की हार हो गई थी। तो ये सभी कारण था जिसके कारण क्या हुआ था, बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी में हुई थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सभी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं पर भी डाउट रह जाता है तो आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। मुझे खुशी होगी आपके कमेंट को, आपके डाउट को क्लियर करने में। तो आप अपने डाउट को कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा इनके बारे में भी आप मेंशन कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ जो भी अभी मैट्रिक का एग्ज़ाम देंगे 2023 ईस्वी में, उनके साथ आप शेयर कीजिए। 100% उनका फ़ायदा होगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए नॉलेजपुर के और सभी वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।